हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का करंट अफेयर और हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर। चलिए शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। जिससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होंगे हमारे क्लासेस, हमारे वीडियो के, वो आपको फटाफट मिलता रहेगा अपडेट के थ्रू। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। आज दिनांक है 29 अगस्त 2023 और आज के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई खेलों में एथलीटों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। आपको पता ही है कि एशिया खेल के लिए जो खेल मंत्रालय है उसने एथलीटों को भागीदारी जो है उसकी मंजूरी दे दी है। कितने खिलाड़ियों को इसमें मंजूरी दी गई है? तो 634 एथलीटों को इसमें मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये हमारे खिलाड़ी हैं, आपको दिख ही रहा होगा, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके प्रदर्शन भी बहुत अच्छे रहे हैं, है ना। और ये अपने जो भी क्राइटेरिया है उससे खरे उतरे हैं, इनको मंजूरी मिली हुई है। अब आगे इसके बारे में क्या है, इस खबर में क्या अवलोकन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो खेल मंत्रालय जो है वो अभी मैं बताया कि 634 एथलीटों को मंजूरी दी है 38 खेलों में। ठीक है, 38 विभिन्न खेल क्षेत्रों में या विधाओं में उन्होंने दिया हुआ है और टोटल 634 एथलीटों को मंजूरी दिया। मैं आपको जैसे बताया अभी, नीरज चोपड़ा हैं, प्रज्ञानंद, रमेश बाबू हैं, लवलीना बुरगोहेन है, निकहत जरीन है, लक्ष्य सेन है और मीराबाई चानू सैखोंग जैसे उल्लेखनीय एथलीटों ने निर्धारित चयन मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं अभी बता रहा था आपको कि जो भी इसके चयन होते हैं उसके मापदंड हैं, उन चीज को इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, तो इनको इस चीज में मंजूरी दी गई है। बात करें चयन प्रक्रिया में, तो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा टोटल जो थे वो 850 एथलीटों का सुझाव दिया गया था, जिनमें से 634 को है खेल मंत्रालय ने सिलेक्ट किया। जो उनके मापदंड है उसके अकॉर्डिंग 634 को ही सिलेक्ट किया। पिछले साल अगर एशियाई खेल की बात करें, 2018 एशियाई खेल की, तो उसमें टोटल 572 एथलीट दल के जो थे वो गए हुए थे, प्रतिनिधित्व किए हुए थे एशियाई खेलों का। कितने? 572 एथलीट। ठीक है, 850 मैंने अभी आपको बता दिया एथलीट दल का किया गया था चयन। और 2018 संस्करण की बात करें तो टोटल 70 पदक मिले हुए थे इनमें, इनको भारत को हासिल हुआ था टोटल, जिसमें से 16 स्वर्ण पदक थे। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक रहेगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ टेस्ट होते रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप जुड़ के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये हैं अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा जी का, जो 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और इनको सबसे ज्यादा इनको जाना जाता है अंग्रेजी कवि के नाम पे, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवि के नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी जो बुक थी रिलेशनशिप, ये 1981 में भारतीय अकादमी अवार्ड मिला हुआ था, साहित्य अकादमी अवार्ड इसी बुक के लिए मिला हुआ था, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, जयंत पत्रा जी को, महापात्रा जी को। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में, डिस्कस करते हैं कि 22 अक्टूबर 1928 को कटक उड़ीसा भारत में जन्मे थे महापात्रा जी। इनकी साहित्य यात्रा की बात करें तो 50 वर्षों से अधिक समय तक चली, जिनके दौरान इन्होंने अपने लेखन से एक स्थानीय प्रभाव डाला है लोगों के ऊपर। इन्होंने अपनी शिक्षा कटक के रेवेनसा कॉलेज और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था, अपनी जो स्कूली शिक्षा थी, ग्रेजुएशन था, ये सब कुछ। ठीक है, क्लियर हुआ? बात करें इनकी तो प्रारंभ में महापात्रा का करियर भौतिक पढ़ाने के लिए घूमता रहा। ये भौतिक पहले पढ़ाते थे, बाद में इन्होंने 30 के दशक के अंत में इन्होंने अंग्रेजी कविता में गहरी रुचि दिखाई और उसको विकसित किया। ठीक है, तो इसीलिए इनको अंग्रेजी कवि के नाम से इनको जाना जाता है। बात करें 1971 में, तो इन्होंने अपना पहला संग्रह स्वयंवर और अन्य कविताएं शीर्षक से प्रकाशित किया, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसने इनकी काव्य यात्रा की शुरुआत को चिन्हित किया था। मतलब पहली जो सीढ़ी थी उन्होंने
ये स्वयंवर और अन्य कविताएं शीर्षक से ही प्रकाशित किया था, जिनसे इनकी करियर की शुरुआत हुई थी 1971 में। और इनका उल्लेखनीय कार्य जो था क्लोज द स्काई 10x10, ठीक है, क्लोज द स्काई 10x10, आप बुक लेके एक बार पढ़िएगा, बहुत मस्त था। यहाँ से इनको जो था खेल क्षेत्र लेखक के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी और यहाँ से इनको प्रतिष्ठा मिला था साहित्य जगत में, ठीक है, लोग जानने लगे थे, ठीक है। अगर इनकी बात करें कि कौन कौन से उपलब्धियां थी, तो 1981 में जयंत महापात्रा अपनी पुस्तिका रिलेशनशिप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने थे इंडिया में, ठीक है। इन्हें पोएट्री पत्रिका शिकागो से जैकब ग्लैस्टीन मेमोरियल अवार्ड भी मिला था। 2009 में इन्होंने द सेवेनी रिव्यू से एलन टेल पोएट्री पुरस्कार जीता था। देखते जाइए, 2009 में जीता था इन्होंने। 2009 में ही नई दिल्ली में सार्क साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जयंत महापात्रा को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। 2009 में इन्हें पद्मश्री और रेवेनासा विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की मानक उपाधि मिली हुई है। 2006 में इन्हें उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा से डी लिट की डिग्री हासिल की है। अगर 2019 की बात करें मई में, तो इन्हें साहित्य अकादमी के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय अंग्रेजी कवि बने थे ये। इनकी इतनी सारी अचीवमेंट हैं, बताइए, इसीलिए इनके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और इनका निधन हो गया है आज, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। और इनके बारे में हम सबको पढ़ते रहना चाहिए और इनकी जो भी साहित्य थी उसको हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उस चीज को पढ़ के हम इन्हें याद रख सकते हैं और हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंगलुरु में G20 एक स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। G20 अभी चल रहे हैं हमारे इंडिया में, पता है, वसुवैध कुटुंबकम जो हमारा भारत का मिशन है, ठीक है। और दिल्ली में होने वाला भी है, छुट्टी भी है, पूरी दिल्ली उस दिन हॉलीडे के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि सभी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद रहेंगे 7 से लेकर 10 तारीख तक, क्योंकि यहीं पे होने वाला है G20 प्रगति मैदान के आसपास में, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका क्या है। तो कार्यशाला एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौती विषय पर केंद्रित है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होंगे, भाग ले रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य विषय पर केंद्रित है। किस पे? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य विषय पर केंद्रित है, इसीलिए कहते हैं वसुवैध कुटुंबकम। मोदी जी बार बार बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, ठीक है, इसीलिए किया जाता है। आगे बात करते हैं, तो इसका लक्ष्य राष्ट्रों के बीच ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को साझा करने के लिए सामंजस्यपूर्ण प्रणाली बनाना है, ठीक है। अगर बात करें G20 के बारे में, तो ये 1999 में स्थापित हुआ था। विश्व के अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। आपको पता ही है कि पूरे पृथ्वी का अगर की GDP की बात की जाए तो पूरा इन्हीं के पास है। हाँ होगा 5% 10% किसी और के पास होगा, लेकिन 20 देश जो हैं ये टोटल G20 हैं, इनके पास है पूरा, ठीक है। अगर G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास जो कि बढ़ावा देना है। मैं यही तो बता रहा था आपको अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष वेधशाला, अंतरिक्ष से सूर्य का अध्ययन, ठीक है, आपको पता ही है इस चीज के बारे में। आदित्य L1 जो है इसकी खबर क्यों चल रही है, तो आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 लॉन्च करने की तैयारी में है, ठीक है। इसरो ये आदित्य L1 मिशन जो है ये होने वाला है अभी भारत में। अब बात करते हैं इस खबर के अवलोकन क्या है।
ठीक है। तो बात करें तो प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से होगा। और कब होगा? 11:50 बजे। ठीक है, 11:50 पे ये निर्धारित है, और 2 सितंबर को। ठीक है, जगह तो आपको पता ही है जहां इसरो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसरो आदित्य L1, ठीक है, मिशन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-57 PSLV C-57 का उपयोग करेगा। किसका करेगा? PSLV C-57 का ये उपयोग करेगा। उपग्रह को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के भीतर लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। पेपर के मकसद से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करें तो लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने की यात्रा में लगभग 4 महीने लगने का अनुमान है। भाई साहब, आप देख सकते हैं कितने महीने लगने वाले हैं? 4 महीने लगने के अनुमान है। ठीक है, देख लीजिए इसरो की सफलता और उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत इसे कहते हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, सफल एक दिन जरूर होइएगा। जैसे चंद्रयान 2 में से उन्होंने सीखा, और चंद्रयान 3 को सफलपूर्वक सब कुछ कर दिया उन्होंने। तो जिंदगी में हम अगर असफल होते हैं तो निराश नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। L1 बिंदु के चारों ओर इस परमाणु मंडल की एक प्रमुख लाभ यह है कि यह ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं के हस्तक्षेप के बिना सौर गतिविधियों को देखने के लिए अबाधित दृश्य प्रदान करता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी वहां पे पिक्चर होंगे वो सब क्लिक करेगा, और ये जो भी ग्रहण जैसे खगोलीय घटनाएं होती हैं उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा ये। ठीक है, बिना हस्तक्षेप किए ही ये सारी कार्य गतिविधियां ये करेगा, और हमें सारे इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपसे एक चीज डिस्कस करना है। ये इसरो के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इतना ही रहने देते हैं। आपको इसरो के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि जो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करता है। मुख्यालय जो है इसका बेंगलुरु में है, और अध्यक्ष जो है S सोमनाथ जी हैं, आपको पता ही है। ठीक है, पिछली बार जो वीडियो वायरल हुआ था मोदी जी के साथ रोते हुए, और इस बार देख रहे थे कितना स्माइल था चेहरे पे। तो ऐसे ही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, क्लासेस अच्छे लगे हैं, नॉलेजेबल लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।